नमस्कार। सुर्खियों के बाद शुरुआत करेंगे बड़ी खबर जो मिल रही है रीवा से। जमीन विवाद को लेकर पथराव हो गया, दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ है। विवाद के दौरान हवा में गोली भी चली है। घटना में एक महिला जख्मी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जनेह, रीवा के जनेह थाना इलाके का ये मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रीवा से इस वक्त मिल रही है। रीवा के जनेह थाना इलाके में जमीन विवाद इतना बढ़ा कि दो पक्षों में पथराव हो गया, जमकर पथराव हो गया। फायर भी किया गया, हवाई फायर भी हुआ है और पथराव की घटना में एक महिला जख्मी हुई है। आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जनेह थाना इलाके का ये पूरा मामला। सहयोगी अर्पित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्पित, पूरी जानकारी विस्तार से। जी बिल्कुल ललित, आपको बता दूं ये जनेह थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर दो पक्षों के जमीनी विवाद को लेकर विवाद हुआ है और इसमें पथराव हुआ, जिसके बाद एक युवक ने हवाई फायर भी किया है। अब मामले पर पुलिस ने पूरी गंभीरता के साथ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई की जा रही है। महिला जो जख्मी हुई है, इसकी स्थिति के बारे में थोड़ा सा अर्पित बताएं, और क्या ये पथराव के दौरान जख्मी हुई है? जी बिल्कुल, पथराव के दौरान ही महिला को जख्म हुआ, जिसमें लगभग पैर में पत्थर लग गया है, जिसके कारण घायल हो गई महिला और इसे आनंद फानन में तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर अभी इसका इलाज जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अर्पित हमारे साथ जुड़े हुए थे। और रीवा का ये पूरा मामला है। पथराव शुरू हो गया, जमीन विवाद को लेकर ये बातचीत शुरू हुआ था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप, हवाई फायर, हाथ में बंदूक लिए शख्स नजर आ रहा है। इसने हवाई फायर किया दहशत तारी करने के इरादे से। आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पथराव हुआ दोनों पक्षों के बीच। इस पथराव में महिला जख्मी हुई है। हवा में फायर भी किया गया और ये आप देख रहे हैं इस शख्स के हाथ में हम आपको सर्किल लगाकर दिखा रहे हैं, गोला बनाकर दिखा रहे हैं। बंदूक इसके हाथ में है। फायरिंग इसने की दहशत तारी करने के इरादे से। रीवा का ये पूरा मामला है। जमीन विवाद से शुरू हुआ, वाद विवाद शुरू हुआ, बहस में तब्दील हुई और उसके बाद घटनाक्रम बढ़ता गया। पथराव हो गया दोनों पक्षों के बीच। पथराव की और दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। निर्माण भवन के चौथे फ्लोर पर आग लगी है। फायर ब्रिगेड ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। देर रात बिल्डिंग में आग लगने की जानकारी मिली और आग लगने के बाद थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल भी बना। हालांकि फायर फाइटर्स पहुंचे और तत्काल इस आग पर काबू पाया गया। धुएं को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीषण ये आग है। निर्माण भवन के चौथे माले पर, 4th फ्लोर पर आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत की, फायर फाइटर्स ने, और इसके बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। देर रात ये आग लगी थी। नोएडा के सेक्टर 64 में A70 रेडियंट एक्सपोर्ट करके एक फैक्ट्री है। इसमें क्विल्ट और पिलो इत्यादि बनाने का काम होता है। इसमें रात में 1-1:30 बजे के आसपास आग लगी और तब से ये लगातार आग बुझाने का काम चल रहा है, क्योंकि काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है, उसमें आग पकड़ लिया है और उसे लगातार बुझाया जा रहा है। सर, बात करें कोई वजह अभी तक स्पष्ट हुई है कि क्या? नहीं, अभी तो केवल आग बुझाने का काम चल रहा है अभी, इसलिए कुछ बस ये पता चला कि 1st फ्लोर पे पहले आग लगी थी। आग कैसे शुरुआत हुई, कैसे लगी, अभी ये नहीं पता चला। और आज से अनलॉक 1 इसकी शुरुआत हो चुकी है। 30 जून तक ये जारी रहेगा। अनलॉक के दौरान केंद्र ने जो गाइडलाइन दी है उसमें आर्थिक गतिविधियों को लेकर तमाम तरह की छूट दी गई है। राज्यों को ये अख्तियार है कि वो अपने हिसाब से नियम बना सकते हैं। 30 जून तक ये अनलॉक 1 जारी रहेगा। क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। कंटेनमेंट इलाके में अभी भी सख्ती बरकरार रहेगी, सख्ती बरती जाएगी। आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित इन इलाकों से रहेगा। तो इंडिया के अनलॉक होने की शुरुआत आज से हो चुकी है। क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा वो हम आपको बता रहे हैं। होटल खुलेंगे लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी पहले की तरह रहेगी। रेस्तरां खुलेंगे लेकिन मेट्रो की सुविधाएं फिलहाल नहीं मिल पाएंगी। शॉपिंग मॉल्स खोले जाएंगे लेकिन नियमों का पालन करना होगा। सिनेमा हॉल अभी बंद रहेंगे। जो
नए नियम हैं उनके मुताबिक धार्मिक स्थल धीरे धीरे खोले जाएंगे। धार्मिक स्थलों की आय बहुत तेजी से घट रही थी। सैलून खोले जाएंगे लेकिन स्विमिंग पूल और जिम बंद रहेंगे। सैलून खोलने के लिए भी नियमों का पालन करना होगा। और तकरीबन 9 हफ्ते का लॉकडाउन और उसके बाद सरकार की तरफ से कई तरह की रियायतें, लेकिन नियमों का पालन पूरी तरीके से करना होगा। ये हम आपको बता रहे हैं लगातार कि मास्क लगाना आपके लिए ज़रूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूरी होगा। 2 गज दूरी बहुत है ज़रूरी। भीड़ अभी भी नहीं लगाई जा सकती। एक साथ जमावट नहीं होगी, जमावड़ा नहीं लगेगा। शादी में 50 से ज़्यादा लोगों को मंजूरी नहीं है और अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं सिर्फ 20 लोग। सार्वजनिक जगहों पर थूकना अभी भी प्रतिबंधित है। एक जून से 30 जून तक ये नई गाइडलाइंस जारी रहेंगी। क्या है ये गाइडलाइंस, वो आपको बता देते हैं। रात का कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा। रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोई आवाजाही नहीं, हर चीज बंद। 8 जून से होटल, रेस्तरां खुलना शुरू हो जाएंगे। धार्मिक स्थल खुलना शुरू हो जाएंगे, सशर्त इन्हें खोला जाना है। कुछ जरूरी शर्तें हैं। सैलून भी खोले जाएंगे लेकिन नियमों का पालन करना होगा। शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे। औद्योगिक संस्थान भी 8 जून के बाद खुल सकेंगे, लेकिन कंटेनमेंट जोन में अगर ये औद्योगिक संस्थान या इस तरीके के जो शॉपिंग मॉल्स हैं, रेस्तरां हैं, उन्हें अभी तक कोई छूट नहीं मिली है। कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को छूट है। एक राज्य से दूसरे राज्य आवाजाही पर राज्य सरकारों को फैसला लेना है। स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला राज्य सरकारों को लेना है। मेट्रो सेवा बंद रहेगी, जिम बंद रहेंगे, पार्क, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। तो किस तरीके की स्थितियां हैं मध्य प्रदेश में, क्या कुछ आज नजर आ रहा है। 15 तारीख तक के लिए हालांकि ये ऐलान किया गया है कि 15 तारीख तक ये लॉकडाउन इसी तरीके से जारी रहेगा। अनलॉक होने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। सहयोगी मनोज आपको नजर आ रहे होंगे। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ममता हमें छत्तीसगढ़ का अपडेट देंगी, किस तरीके की स्थितियां हैं। सबसे पहले मनोज, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, किस तरीके के का माहौल दिख रहा है, क्योंकि हम अगर अपने देश में दिक्कत है, थूकने को मना करें तो आदमी जरूर थूकता है। इन सब के बाद अनलॉक 1 की स्थिति क्या है, ये बताएं शॉर्ट में मनोज। ललित, बिल्कुल सरकार के द्वारा एक नई गाइडलाइन कल जारी कर दी गई है, जिसके तहत तमाम सुविधाओं का ध्यान रखा गया और जनता को वो रियायतें देने की कोशिश की गई है जिसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी। ई पास को लेकर काफ़ी दिक्कत हो रही थी, उसको भी ख़त्म करने का काम शिवराज सरकार ने किया है। साथ में जो बाकी साधन संसाधन थे उसके तहत तमाम उपायों को जो है सरकार ने कर दिया है। सिर्फ 8 जो जून को जो होटल के अलावा जो दूसरे संस्थान खुलना है उसको लेकर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। बसों के परिवहन को लेकर भी अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया। हालांकि ये कहा गया है कि 50% यात्रियों के साथ बसों का संचालन करने का फैसला जल्द ही लिया जाएगा। तो तमाम रियायतें दी जा रही है, लेकिन इस बीच में चिंता की बात यह भी है कि लगातार जिस तरीके से लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 का कार्यकाल जो पूरा हुआ है, उस दौरान हर लॉकडाउन के दौरान जो पॉजिटिव मरीज है उनकी संख्या लगातार बढ़ती गई, मौत का आंकड़ा भी बढ़ता गया और अब हर रोज़ करीब 40 जो मरीज हैं पॉजिटिव वो राजधानी भोपाल में सामने निकल के आए और करीब 150 से ज़्यादा कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं, जहां एक तरफ जो संक्रमण को रोकने की कोशिश की जा रही है, रियायत दी जा रही, तो रियायत जिस तरीके से दी जा रही है उसी तरीके से संक्रमण भी तेज़ी से फैल रहा है। संक्रमण भी तेजी से फैल रहा है, ये बात भी सही है। ममता भी हमारे साथ बनी हुई है। ममता, क्या कुछ अपडेट छत्तीसगढ़ से? देखिए, आज अगर हम बात करें तो देश भर में जिस तरह से 200 ट्रेनें शुरू होंगी, उसके बाद में हम बात करें तो छत्तीसगढ़ से 3 ट्रेनें शुरू होंगी और आज थोड़ी देर में 10:30 बजे जो रायगढ़ गोंदिया जनशताब्दी है वो यहाँ से शुरू होगी, तो उसकी सुबुगाहट यहाँ पर सुनाई दे रही है। हलचल तेज हो गई है स्टेशन पे। जो लोग
यहाँ पर लंबे समय से अटके थे वो स्टेशन पहुंच गए, क्योंकि 1.5 घंटे पहले पहुंचना जरूरी है ताकि उनकी अच्छे से जांच की जा सके और उन्हें जो है आरोग्य सेतु ऐप उनके पास होना जरूरी है और साथ ही मास्क लगाना जरूरी है। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो राजधानी रायपुर में चूंकि कलेक्टर ने आदेश दे दिया था, अनुमति दे दी थी, तो आज से ठेले और गुमटी उसकी शुरुआत हो गई है। और अगर हम बात करें तो शहर में थोड़ा सा अगर जगह जगह बात करें कि जहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ था, जहाँ पर ठेले और गुमटियों में भीड़ लगी रहती थी, तो वो सन्नाटा पसरा रहता था, तो अब ठेले और गुमटी शुरू हो गए हैं। हालांकि पहला दिन है तो कम जगहों पे चूंकि जानकारी भी ज्यादा नहीं है तो उतनी ज्यादा शुरुआत नहीं हो पाई है, लेकिन अगर हम बात करें अमूमन और दिनों की अपेक्षा आज भीड़ ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में यह है कि अनलॉक 1 शुरू हो गया है। हालांकि छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो अभी भी जो लॉकडाउन के जो नियम है वो जो राज्य के लिए थे वो अभी भी लागू रहेंगे। जिलों के बाहर अगर आपको जाना है तो साथ उसी तरीके से आपको ई पास लेना जरूरी है। अंतर राज्य दूसरे राज्यों में जाना तो ई पास जरूरी है। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो 7 जून तक यहाँ पर जितने भी जिम है, तमाम रेस्टोरेंट वगैरह वो सब कुछ बंद रहेगा। लेकिन एक नई अच्छी बात यह है कि जो ठेले गुमटी वाले हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो आज उनके लिए शुरुआत उन्होंने चूंकि यहाँ के कलेक्टर ने आदेश दिया है तो वो अपना ठेला गुमटी शुरू कर सक रहे हैं। दूसरी बात यह है कि स्टेशन पे अगर हम बात करें तो 3 ट्रेनें जो है वो यहाँ से रवाना होंगी। 3 ट्रेन रवाना हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मनोज आपका भी धन्यवाद इस पूरे अपडेट के लिए। सहयोगी ममता और मनोज हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो देश भर में आज से 200 स्पेशल ट्रेन भी चलेंगी, इसका जिक्र ममता भी अभी कर रही थी। पहले दिन अगर पूरे देश की बात कर ली जाए, पहले दिन 1,45,000 से ज्यादा मुसाफिर यात्रा करने वाले हैं। सफर को लेकर रेलवे ने नियम तय कर दिए हैं जिनका पालन करना जरूरी है। गाइडलाइन के मुताबिक यात्रियों का मास्क पहनना बहुत जरूरी है, तो बिना मास्क के ना जाएं स्टेशन पर अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं। थोड़ा सा वक्त लेकर जाएं। स्क्रीनिंग के लिए तकरीबन 90 मिनट पहले पहुंचना जरूरी है आपका। थर्मल स्क्रीनिंग होगी, मेडिकल जांच होगी और उसके बाद ही आप ट्रेन पर यात्रा कर पाएंगे। ट्रेनों की शुरुआत हो रही है, यानी पटरियों पर आज से स्पेशल ट्रेन दौड़ेंगी और भोपाल में 22 ट्रेनों का हॉल्ट रहेगा। 11 जोड़ी ट्रेनें यानी 22 ट्रेनें आते जाते वक्त भोपाल स्टेशन पर रुकेंगी और ये गेट नंबर 1 है जहां पर लिखा हुआ है ओनली एंट्री, यानी यहां से आपको एंट्री दी जाएगी और आप अंदर रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचेंगे। और ये जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, यानी आपको किन किन सुरक्षा एहतियातों का पालन करना है, वो यहाँ पर एक बोर्ड के जरिए दिखाया गया है, डिस्प्ले किया गया है, जिसमें आरोग्य सेतु ऐप आपके स्मार्टफोन में डाउनलोड होना चाहिए, कंफर्म टिकट आपकी होना चाहिए, आपके साथ ID प्रूफ भी होना चाहिए और फेस मास्क अनिवार्य है, जो सैनिटाइजर है या फिर सोप आपके साथ होना चाहिए। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया है, यानी 1 से 1.5 मीटर की जो दूरी मेंटेन करनी है उसको लेकर यहाँ पर गोले भी बनाए गए हैं। और ये थर्मल स्क्रीनिंग पॉइंट है, यानी यहाँ पर आपको रुकना होगा और अपनी थर्मल स्क्रीनिंग करानी होगी, टेम्परेचर चेक कराना होगा और जो तय मानक है थर्मल स्क्रीनिंग को लेकर उसके बाद ही यात्रियों को आगे रवाना किया जाएगा। और जो भोपाल स्टेशन है यहाँ पर करीब 13 से 14 जो ट्रेन है वो यहाँ पर पहुँचेंगी और यात्री यहाँ से अपनी ट्रेन को पकड़ेंगे। हालांकि इस बार जो रेलवे प्रबंधन है उन्होंने ये भी यात्रियों को सुरक्षा के लिहाज से ये भी सुविधा दी है कि अगर वो देरी से रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, 10 मिनट पहले भी पहुंचते हैं ट्रेन रवाना होने के पहले, तो उनके पास थर्मल स्क्रीनिंग टेस्टिंग का जो सर्टिफिकेट है वो होगा और उसी के बिहाफ पर वो ट्रेन को पकड़ सकेंगे। और इस तरह से जो यात्री हैं रेलवे स्टेशन से अपने गंतव्य तक सुरक्षा एहतियातों के साथ यात्रा कर सकेंगे। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। और खबर रायपुर से कोरोना से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे दें। कोरोना पीड़ितों की संख्या 500 के पार पहुंच गई है। कुल पीड़ितों की संख्या 501 तक पहुंच गई है। संक्रमण के मामले 501, ये कुल मामलों की हम बात कर रहे हैं। 501 संक्रमण के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। देर रात 5 नए मरीजों में कोविड-19 पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। रायगढ़ में 2, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद में एक नया मामला सामने आया है। इस तरीके से अब एक्टिव मरीजों की संख्या हो जाती है 388। बड़ा अपडेट आपको दे दें कोरोना ब्रेकिंग रायपुर से।
तो ये बड़ा अपडेट है, कोरोना अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं छत्तीसगढ़ से। धीरे धीरे जिस तरीके से रियायत मिलनी शुरू हुई लॉकडाउन में और रियायतों के साथ बढ़ते हुए केस, छत्तीसगढ़ में आंकड़ा आज सुबह ही जब हम आपको खबर दे रहे थे तभी आंकड़े 496 थे, तभी हमने कहा था कि 4 मामले कम हैं। और अब जो बड़ा अपडेट आया है, कुल पीड़ितों की संख्या पहुंच चुकी है 501। 500 के पार मामले जा चुके हैं, संक्रमण के मामले। देर रात 5 नए मरीजों में भी पुष्टि हुई है। रायगढ़ के 2 मामले, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद का एक मामला कोविड-19 पॉजिटिव का। और अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 388 तक पहुंच गई है, जिनका उपचार इस वक्त किया जा रहा है। अब तक छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के चलते 1 व्यक्ति की मौत हुई है और आंकड़े पहुंच चुके हैं 500 के पार। 501 कुल कोरोना संक्रमण के मामले, कोविड-19 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं 501। इनमें से एक्टिव केस हैं 388, जिनका अस्पतालों में अलग अलग जगहों पर उपचार चल रहा है। सहयोगी अवधेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, कुछ घंटों के भीतर आंकड़ा 500 के पार, बड़ी और गंभीर स्थिति। बिल्कुल, 500 के पार आंकड़ा बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ अब उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां पे जो संख्या है वो 500 के पार है, जहां पे हालात चिंताजनक बने हैं। क्योंकि जिस तेजी से कोरोना के संक्रमण के दर में बढ़ोतरी छत्तीसगढ़ में हुई है कि बीते 15 दिन में आंकड़े जो महज 67 थे वो बढ़ के 501 तक पहुंच चुके हैं। तो जो रफ्तार है, इस रफ्तार को लेके एक बड़ा संकट है कि कैसे इस रफ्तार पे ब्रेक लगेगी और कैसे ये चैन टूटेगा। क्योंकि जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटर में 3 लाख से अधिक लोग रह रहे हैं और लगातार जो पीड़ित आ रहे हैं, लगातार जो संक्रमित हो रहे हैं, उसमें से 90% जो है वो क्वारंटाइन सेंटर के रहने वाले श्रमिक ही है। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती आन पड़ी है कि कैसे इस गंभीर समस्या से समाधान मिलेगा और कैसे इसके चेन को रोका जाएगा। क्योंकि न केवल आंकड़े बढ़ रहे बल्कि लोगों के मन में दहशत भी लगातार बढ़ता जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। और भोपाल से बीजेपी के विधायक हैं रामेश्वर शर्मा। इन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर दिग्विजय सिंह पर पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के लगाए गए आरोपों की जांच की मांग उठाई है। विधायक ने कहा कि पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाई जानी चाहिए। आपको बता दें कि उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह पर अवैध रेत खनन और शराब के कारोबार में लिप्त होने का आरोप लगाया था। ट्रांसफर उद्योग, सरकार को ब्लैकमेल करने के भी आरोप लगाए गए थे। अब विधायक रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि इन सारे मामलों की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। युद्ध काल में इस तरीके की मांग, ये भी अपने आप में एक अद्भुत बात है। तो बीजेपी के विधायक हैं रामेश्वर शर्मा। सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। दिग्विजय सिंह पर जो आरोप लगाए गए थे उमंग सिंघार की तरफ से, उनकी जांच होनी चाहिए। विधायक ने भी कहा कि पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाई जाए। उमंग सिंघार ने तब कहा था कि दिग्विजय सिंह को लेकर ये कहा था कि अवैध रेत और शराब के कारोबार में वो लिप्त हैं। सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, युद्धकाल में ये अद्भुत मांग है और क्या कुछ मांग कर रहे हैं रामेश्वर शर्मा? ये खुद वो मांग कर रहे हैं या मांग कहीं से करवाई जा रही है? देखिए, एक बात तो है कि दिग्विजय सिंह में कोई ना कोई ऐसा हुनर तो है कि चाहे कांग्रेस की सत्ता हो या बीजेपी की सत्ता हो, वो सुर्खियों में बने रहते हैं। दरअसल ये जो आप युद्ध की बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत हुई जब दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया हिमाचल प्रदेश के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे उनके इस्तीफे के बाद। और जब उन्होंने ये कहा कि इस तरीके से क्या बीडी शर्मा जो मध्य प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या वो भी इस्तीफा देंगे, उसके बाद से ही बीजेपी उन पर हमलावर है। और ये जो दरअसल रामेश्वर शर्मा ने अब बात उठाई है और मांग उठाई है, वो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह को घिरने की एक तरीके से कोशिश कही जा सकती है। और ये जो मामला है, अगर आपको याद हो तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो 3 सितंबर 2019 को उमंग सिंघार ने वो सारी बातें दिग्विजय सिंह के खिलाफ में बोली थी जो शायद बीजेपी के नेता भी उनको लेकर नहीं बोल पाए थे। अब उसी को आधार बनाकर एक बार फिर से कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह को घेरने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। क्योंकि दिग्विजय सिंह भले ही अपने ट्वीट या बयानों के जरिए हों, लेकिन वो सुर्खियों में बने हुए हैं। इसे ऐसे भी देख लिया जाए शरद के दिग्विजय सिंह और उनके नाम के साथ जो लगा दिया गया बंटाधार या 2003 से पहले की स्थितियां, एक तरह से अभी भी उपचुनाव से पहले वो संजीवनी का काम कर जाते हैं बीजेपी के लिए। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी बात तो यही है, जैसा कि मैंने कहा थी कि वो सुर्खियों में बने रहे। और कांग्रेस की जब सत्ता गई तो उसके जाने की एक बड़ी वजह भी कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह को ही माना गया। एक वर्ग ऐसा था जो मानता था कि दिग्विजय सिंह की वजह से
जो पूरा घटनाक्रम हुआ है वो हुआ है। और अगर वो शायद सक्रिय इसमें ना होती मध्य प्रदेश में, तो आज कांग्रेस की सरकार चल रही होती। तो निश्चित ही दिग्विजय सिंह जब बोलते हैं, बयान देते हैं या सक्रिय रहते हैं, तो फिर वो किसका नुकसान करते हैं ये तो वो खुद जाने, और शायद उनकी कांग्रेस पार्टी भी बेहतर जानती होगी। लेकिन एक बात सही है कि उनके बोलने से या उनके सक्रिय रहने से कहीं ना कहीं उनके जो विरोधी हैं उनको ज्यादा ताकत मिलती है उनकी पार्टी के बजाय। और शायद उपचुनाव से पहले ये अस्वाभाविक नहीं है शरद के अचानक से दिग्विजय के खिलाफ ये बातें की जाने लगे, जांच की मांग होने लगे, डिमांड होने लगे। वैसे ये रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं शरद। बिल्कुल कह सकते हैं रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक। और जैसा कि मैंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने जब ट्वीट किया तो उसके बाद से ही वो उन पर जो बीजेपी के नेता हैं वो कहीं ना कहीं हमला कर रहे थे लगातार। और रामेश्वर शर्मा जो मुखर तौर पर सबसे ज्यादा बीजेपी में अगर कोई विधायक है तो दिग्विजय सिंह के खिलाफ बोलने वालों में तो रामेश्वर शर्मा है, और उनके जरिए ये मांग उठवाई गई है कि सीबीआई जांच कराई जाए। तो अब जबकि ये बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी, और देखना ये होगा कि आखिरकार कांग्रेसी इसका काट क्या ढूंढते हैं, क्योंकि आरोप लगाने वाले भी उन्हीं के नेता हैं और जो उन पर आरोप लग रहे हैं वो भी उन्हीं के नेता हैं। और ये तो तब जब मंत्री थे उमंग सिंगार तब की बात है, तब तो और भी ज्यादा गंभीर बात थी। हालांकि आज सरकार नहीं है, लेकिन कांग्रेस के नेता भी वही हैं, आरोप लगाने वाले भी और आरोप लगने वाले भी। जी, बस हवा देने वाली बीजेपी है। शरद, एक और खास बात कि जिन चीज़ों का जिक्र किया जा रहा है, शराब कारोबार का जिक्र किया जा रहा है और अवैध रेत परिवहन की बात की जा रही है। कमोबेश शराब अगर हटा दी जाए, अवैध रेत को लेकर खुद दिग्विजय भी हमलावर रहे हैं। हाँ, वही यही बड़ी बात थी कि दरअसल जो आरोप दिग्विजय सिंह जब बीजेपी के नेताओं पर लगाते थे और वही सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिरकार कोई बीजेपी का नेता, ये मैं बात 3 सितंबर 2019 की कर रहा हूँ जब कांग्रेस की सरकार थी, तो यही बात उठाई गई थी कि जो बात दरअसल बीजेपी के नेताओं को कहनी चाहिए दिग्विजय सिंह के खिलाफ में, वो उन्हीं की सरकार का एक मंत्री उनके खिलाफ कह रहा है। तो तब भी इस बात को लेकर काफी सियासी तौर पर हल्ला मचा था। और अब जबकि एक बार फिर से हालांकि सियासत का मजमून पूरा पलट चुका है, लेकिन वो जो गड़े मुर्दे हैं उनको उखाड़ कर कहीं ना कहीं बीजेपी दिग्विजय सिंह को और वो बात आपने सही कही कि आरोप भी उन्हीं की पार्टी के और आरोपी भी उन्हीं की पार्टी का, हवा बस बीजेपी दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे सियासत का मौसम वैसे कुदरत का कायदा, मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। गुजरात से सटे जो सीमावर्ती जिले हैं वहां सबसे ज्यादा बारिश हो सकती है, ये कहना है मौसम विभाग का। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 2 जून को अरब सागर में एक साइक्लोन बनेगा। इसी के चलते 1 सप्ताह तक लगातार बारिश हो सकती है। इसका असर इंदौर और उज्जैन में सबसे ज्यादा होगा। इधर मुरैना के चंबल घड़ियाल सेंचुरी में 122 घड़ियाल के बच्चों का जन्म हुआ है। सभी घड़ियाल के बच्चों का मेडिकल परीक्षण भी किया गया और उसके बाद उन्हें फिलहाल सुरक्षित जगह पर रखा गया है। जब ये बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर इन्हें चंबल नदी में छोड़ दिया जाएगा। साल 2020 में अब तक 200 अंडों का कलेक्शन सेंचुरी में किया गया था। इनमें से 122 बच्चों का जन्म हुआ है। सेंचुरी के अधिकारियों का कहना है कि हैचिंग की बेहतर तकनीक से घड़ियालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। हाँ सर, वो आगे सर वो जब आगे सर पीछे वाले पैर रहते हैं सर, उसको ऐसे स्लोप। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।